29 सितंबर 2008 ये वो तारीख थी जब महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ। मालेगांव एक सांप्रदायिक इलाका माना जाता रहा है। इसके संवेदनशील क्षेत्र अंजुमन चौक के पास भीकू चौक पर विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। मालेगांव विस्फोट एक विवादास्पद और संवेदनशील मामला रहा है। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन बाद में जांच की दिशा बदल गई और इसने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया। भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल पहली बार तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने साल 2010 में किया। वहीं अब 17 साल बाद इस केस में अदालत का फैसला आया है, जिसने न सिर्फ हिंदू या भगवा आतंकवाद के दाग को मिटाया, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या इस देश में आतंकवाद और उसकी परिभाषा सियासत के हिसाब से तय की जाने लगी है। इस फैसले से भले ही 7 लोगों को राहत मिली है, लेकिन उन सैकड़ों लोगों को आज भी इंसाफ का इंतजार है जो इस धमाके का शिकार हुए थे। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश कटघरे में इंसाफ। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत का फैसला, या यूं कहें इंसाफ सवालों के कटघरे में नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ वो 7 लोग हैं जो 17 साल से खुद को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो सैकड़ों पीड़ित हैं जो सरकार और सिस्टम से इंसाफ की आस लगाए हुए थे। दरअसल इस केस को लेकर अदालत के फैसले पर गौर करेंगे तो आपको 2 बातें समझ में आएंगी। एक, ये कि जांच एजेंसियों ने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना तो इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कुछ साबित कर पाई पुलिस और ना ही पीड़ितों को इंसाफ मिल पाया। इसका दूसरा पहलू ये है कि तत्कालीन सरकार, सिस्टम में बैठे लोग अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में बेगुनाहों को फंसाते चले गए, जिसके चलते दर्जन भर लोगों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई में उलझना पड़ा और सिस्टम की प्रताड़ना को सहना पड़ा। बहरहाल मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई के एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी ट्रायल का सामना कर रहे थे। मामले के 2 आरोपी गायब हैं, जिन पर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ नए सिरे से चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जज ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ आरोप अदालत ने खारिज किए हैं, जबकि कुछ को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाने का कोई सबूत नहीं मिला। पुरोहित ने बम बनाया था, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। पत्थरबाजी किसने की, इसका कोई सबूत नहीं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले। अदालत ने जांच में हुई खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि घटनास्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया और घटनास्थल पर बैरिकेडिंग भी नहीं की गई थी। अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सही नहीं थी और ऐसे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साध्वी धमाके से 2 साल पहले सन्यासी बन गई और अभियोजन पक्ष धमाके में उनकी साजिश को साबित करने में असफल रहा। अदालत ने कहा कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरोप बिना सोचे समझे लगाए गए हैं। साथ ही अभिनव भारत के फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने माना कि बिना किसी साक्ष्य के मजबूत कहानी गढ़ी गई और सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई की गई। सभी 7 आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गिरफ्तार किया था, लेकिन मुकदमे की अगुवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की। एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल ने आरोपियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड, मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद साल 2008 में एटीएस द्वारा आरोपियों के बीच की गई कुछ कॉल इंटरसेप्शन और अन्य सबूतों का हवाला दिया था। अभियोजन पक्ष ने एटीएस की जांच पर भरोसा किया, जिसमें कथित तौर पर सुधाकर धर चतुर्वेदी के आवास पर आरडीएक्स पाया गया था, जो कथित तौर पर नासिक के देवलाली कैंट एरिया में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के इशारे पर काम कर रहा था।
अविनाश रसाल ने दलील दी कि प्रासंगिक, स्वीकार्य, ठोस, भरोसेमंद सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण परिस्थितियों को स्थापित किया, जिससे अभियुक्तों के खिलाफ मामला साबित करने के लिए घटनाओं की पूरी सीरीज बनाई जा सके। मुकदमे के दौरान जहां 39 गवाह मुकर गए, वहीं एक महत्वपूर्ण नुकसान कुछ सीरीज का हुआ जो टूटी हुई पाई गई। इन सीरीज में ठाकुर, पुरोहित और अन्य लोगों की कथित साजिश के दौरान की गई बैठकों के वीडियो फुटेज थे और इन्हें स्वयंभू धर्मगुरु और आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था। हालांकि अदालत में ये सीडी पेश किए जाने से पहले ही टूटी पाई गई और इनकी कॉपी हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस मामले में जहां अभियोजन पक्ष ने उस बाइक को जिस पर बम बंधा हुआ था प्रज्ञा ठाकुर का बताया, वहीं उनके वकील जेपी मिश्रा ने गवाहों के विभिन्न बयानों का हवाला दिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इस बात पर शक पैदा होता है कि वाहन असल में ठाकुर का था या नहीं। वाहन का चेसिस नंबर पूरी तरह से मिटा दिया गया था और टूटी हुई बाइक की पहचान करना मुश्किल था। इसके अलावा साध्वी ने कहा था कि उन्होंने सभी सांसारिक बंधन तोड़कर अपना वाहन दे दिया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब प्रज्ञा ठाकुर ने अपना दोपहिया वाहन बेचा था, जैसा कि वो दावा करती हैं, तो कागजों पर स्वामित्व का ट्रांसफर होना चाहिए था, जो इस मामले में नहीं किया गया। दूसरी ओर कर्नल पुरोहित के वकील विरल बाबर ने दलील दी कि अधिकारी को अगवा कर उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि एटीएस अधिकारियों की ओर से सेना के अधिकारियों समेत गवाहों को बयान देने के लिए प्रताड़ित किया गया था। न्यायाधीश ने बाबर से पूछा कि गवाहों ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनमें से एक गवाह मानवाधिकार आयोग गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं अभियोजन पक्ष द्वारा देखे गए अभियुक्तों के सीडीआर के बारे में वकील बाबर ने बताया कि उनके पास धारा 65B सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए अदालत ने सीडीआर पर विचार ही नहीं किया। दरअसल एविडेंस एक्ट के तहत ये सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए जरूरी दस्तावेज होता है। कर्नल पुरोहित के वकील विरल बाबर ने अभियोजन पक्ष के इस थ्योरी को साबित करने के लिए गवाहों और सबूतों के अभाव की ओर इशारा किया था कि पुरोहित ने 80 किलोग्राम आरडीएक्स जमा किया था और इसका इस्तेमाल चतुर्वेदी के देवलाली स्थित आवास पर बम बनाने के लिए किया गया था। बाद में इसे धमाके के लिए मालेगांव लाया गया था। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने 2 आरोपियों मेजर रमेश उपाध्याय और सामाजिक कार्यकर्ता समीर कुलकर्णी की तरफ से की गई कुछ कॉल को इंटरसेप्ट किया था, लेकिन इस मामले में बाबर के साथ साथ उपाध्याय और कुलकर्णी ने इंटरसेप्ट पर सवाल उठाए थे, क्योंकि कॉल इंटरसेप्ट करने की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। वहीं बचाव पक्ष ने एनआईए की चार्जशीट का भी हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि एक एटीएस अधिकारी ने चतुर्वेदी के आवास पर आरडीएक्स रखा था। अधिकारी ने अदालत में इन आरोपों का खंडन किया था। हालांकि चतुर्वेदी का बचाव इसी मुद्दे पर फोकस करता था। वहीं सुधाकर धर द्विवेदी के वकील रंजीत सांगले ने तर्क दिया कि एटीएस ने गुप्त सूचना के आधार पर दयानंद पांडे नाम के एक व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया था। हालांकि सांगले ने बताया कि एक भी गवाह ये साबित नहीं कर पाया कि द्विवेदी ही दयानंद पांडे हैं, जिसके चलते आज भी ये एक रहस्य है कि ब्लास्ट मामले में जिस दयानंद पांडे का जिक्र किया गया वो कौन और कहां है। वकील रंजीत सांगले ने कहा कि सुधाकर धर द्विवेदी को कानपुर से उठाकर लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें मुंबई लाया गया तो उन्हें कुछ दिनों बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिससे उनकी गिरफ्तारी अवैध हो गई। सांगले ने आरोप लगाया कि द्विवेदी को 2 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियां थीं और उन्हें कथित लैपटॉप को जब्त करते समय तलाशी और जब्ती का पंचनामा भी कभी नहीं किया गया, जिससे साफ होता है कि ये सब एटीएस अधिकारियों की तरफ से प्लान किया गया था। एटीएस के अनुसार 7 आरोपियों में से एक अजय राहिरकर अभिनव भारत संगठन का कोषाध्यक्ष बताया गया था, जिसके निर्देशों पर पूरी साजिश रची गई थी। उस पर विस्फोट के लिए माल जुटाने के लिए पैसा बांटने का भी आरोप है। हालांकि ये भी झूठ साबित हुआ। कुल मिलाकर इस ब्लास्ट को लेकर जितने भी सबूत थे वो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी नहीं थे, जिसके सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज लाहौटी ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
उन्होंने कहा कि ये समाज के खिलाफ एक गंभीर घटना थी, लेकिन केवल नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल यह है कि मुआवजे के चंद सिक्के उनके दर्द को कितना कम कर सकेंगे। फैसला आने के बाद से इस बम धमाके में अपने परिजनों को खोने वालों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीड़ितों का कहना है कि 17 साल बाद भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनका कहना है कि सारे सबूतों को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया गया, जिसके चलते हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पीड़ितों का दर्द बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि मालेगांव ब्लास्ट किसकी नाकामी है। वैसे ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए ही राहत की बात नहीं है, बल्कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि ये मामला महज एक ब्लास्ट से कहीं आगे बढ़कर भगवा आतंकवाद के उदाहरण के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार थी। रमजान का महीना था और रात के करीब 9:30 बज रहे थे। नमाजियों की भीड़ थी और बाजार में हलचल थी। तभी अंजुमन चौक के पास मौजूद एक मस्जिद के सामने एक बाइक में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्ला खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह ने अपनी जान गंवाई और 101 लोग घायल हुए। इससे पहले भी महाराष्ट्र में बम विस्फोट और आतंकवादी हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद बताकर हिंदूवादी संगठनों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा था। मालेगांव केस पर आए फैसले ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये फैसला यहां बीजेपी को हिंदू विरोधी राजनीति पर हमले का मौका दे रहा है, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बचाव के मुद्रा में ला दिया है। कोर्ट को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जांच के लिए बुलाए जाने वालों के पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया, जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक सन्यासी हूं, फिर भी मुझ पर आरोप लगाए गए। ये भगवा को बदनाम करने की साजिश थी। आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई। अब इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ना हिंदू आतंकवाद होता है और ना इस्लामिक आतंकवाद। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर धर्म प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का संदेश देता है और कुछ लोग ही धर्म का गलत उपयोग कर आतंकवाद को जन्म देते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी रची, जिसे अब अदालत के फैसले ने ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने की बात कही। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने सवाल खड़े किए कि क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जैसे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में किया गया था। ओवैसी ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा कि 6 नमाजी मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हो गए। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया, लेकिन खराब जांच और अभियोजन पक्ष की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है। ओवैसी ने साल 2016 में तत्कालीन अभियोजक रोहिणी सालियान के बयान का जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि एनआईए ने उनसे आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा 2019 में भाजपा सांसद बनी। ओवैसी ने पूछा कि क्या एनआईए और एटीएस के अधिकारियों को दोषपूर्ण जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ कठोर मोदी सरकार है, जिसने एक आतंकवाद के आरोपी को सांसद बनाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवाद न कभी भगवा था, न है और न कभी होगा। वहीं डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंदू कभी भी राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि देशभक्ति हिंदुओं का धार्मिक कर्तव्य है। ये सच है कि न्याय में देरी हुई, लेकिन एक बार फिर साबित हो गया कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा पूरे देश में 100 गुना जोर से गूंजेगा। कांग्रेस की हिंदू विरोधी राजनीति को उजागर किया। हालांकि हिंदू लोग इस अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, जहां एनआईए कोर्ट द्वारा सभी को बरी किए जाने पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि मालेगांव में विस्फोट हुआ, लोग मरे, तो फिर विस्फोट किसने किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद गढ़ने की नापाक कोशिश करने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजलाल का कहना है कि भगवा आतंकवाद का सिर्फ नैरेटिव रचा गया और ये पूरी साजिश थी।
वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत ने कोर्ट के सबूतों की कमी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई रेल ब्लास्ट में भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो दोषी नहीं थे तो उन्हें 17 साल तक बंदी क्यों रखा गया? पुलिस सबूत क्यों नहीं जुटा सकी? ये पुलिस और जांच विभाग की घोर विफलता है। इसके अलावा बीजेपी नेता संगीत रागी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिहादियों का दिल जीतने के लिए एक आर्मी अफसर को फंसा दिया गया था। शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद के नाम पर गलतफहमी फैलाई थी। आज ये साबित हो गया कि उनकी कार्रवाई झूठी थी। दरअसल ये भी क्या खूब इत्तेफाक है कि इस फैसले से 24 घंटे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बोल रहे थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान 24 घंटे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत गढ़ा। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने झूठ को नकार दिया। 26/11 के मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठनों को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फैसला मौजूदा माहौल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बने राष्ट्रवाद के माहौल में ये फैसला हिंदुत्व का तड़का है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बूते ही बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ती है और बिहार के आगे भी पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ये भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। 2014 से पहले कांग्रेस के जो नेता भगवा आतंकवाद पर आक्रामक देखे जाते थे, एनआईए कोर्ट के फैसले ने एक झटके में बचाव की मुद्रा में लाकर उनको खड़ा कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित पूरे 17 साल भगवा आतंक के आरोप के साए में बने रहे, लेकिन 2019 में प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को हराया था, जो भगवा आतंकवाद को हमेशा ही जोर शोर से पेश करते रहे। लोकसभा पहुंचने के बाद प्रज्ञा ठाकुर बाकी सवालों के घेरे में तो रही, लेकिन नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के बाद पूरी तरह से वो फंस गई। बीजेपी ने भी समर्थन से हाथ खींच लिए और माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के लिए सबसे बड़ा सदमा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी। प्रज्ञा ठाकुर को लेकर तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यहां सवाल यह है कि क्या मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मोदी की माफी मिल पाएगी? बहरहाल बातें और सियासत अपनी जगह है, लेकिन मालेगांव केस की तरह हाल ही में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर आए फैसले में भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वहीं अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार एनआईए कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती है या नहीं। दरअसल सियासत से आगे बढ़कर देखें तो ये फैसले न सिर्फ हमारी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं के पीड़ितों की आस और उम्मीद को भी तोड़ते हैं। यदि इन केसों में कोई सजा नहीं होती तो निश्चित रूप से ये उन लोगों के साथ गहरी नाइंसाफी होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई और उनका परिवार आज भी उस दंश को झेल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।